और बडीज कैसे हो? तो आज हम लोग बड़े ही स्पेशल गेस्ट के साथ बैठे हैं। हर नेम इज ओशिन गुलेरिया। शी इज द प्राइड ऑफ नेशन। ओशिन ने 4 बारी अटेम्प्ट किया सीडीएस क्रैक करने का एंड शी हैज क्लियर्ड इट एंड शी सिक्योर्ड AIR 3 ऑल इंडिया रैंक 3। सो वेलकम ओशिन, कैसे हो आप? Thank you so much for having me. I'm very good. How are you doing? बहुत बहुत अच्छे। सो ओश, मेरे को एक बात बता, क्यों क्यों किया पहले यार? व्हाई डिड यू क्रैक सीडीएस? क्यों किया? क्या सोचा? व्हाई डिड यू डू इट? मतलब आजकल के स्टूडेंट्स को अगर करना है तो क्यों करे ये सब? See, मतलब हम लोग बचपन से साथ रहे हैं तो बचपन से यू नोन मी यू सीन मी। हर किसी का अलग मोटिवेशन होता है, हर किसी का लाइफ की जर्नी अलग होती है। लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो उनकी डिफरेंट एस्पिरेशंस क्रिएट होती हैं। मेरे लिए इट वाज मोर सो बिकॉज मेरे पापा घर पे थे। माई फादर इज़ ऑल्सो सर्विंग। पापा भी फौज में है। हर किसी का एक पेरेंट्स से इम्पैक्ट क्रिएट करने का एक नेचुरल आइडिया होता है। तो घर में जो चीज़ें आप देखते हैं वो आप जल्दी सीखते हैं, उसकी तरफ आपका रुझान भी नेचुरल होता है। तो जो घर में आप किसी को बहुत कुछ अच्छा करते हुए देख रहे हो तो आपको नेचुरली मन करता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूँगी। एंड अगर वो स्पेशली समथिंग रिलेटेड टू फौज हो या ऐसा कुछ हो तो आपको एक नेचुरल इंक्लिनेशन क्रिएट होता है कि आप वो करें। तो दैट वाज द बेसिक आइडिया। वही एक बेसिक रुझान था, वहीं से एक बेसिक इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरा। और बस उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स दिए मैंने, बिकॉज उस टाइम पर जाने के लिए दिस वाज द ओनली वे आउट। विमेन इसी तरीके से जा सकती थी। अभी तो काफ़ी सारे और एवेन्यूज़ हैं, लेकिन इसी तरह से जा सकती थी। तो फिर एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्रैक किया और जो बाकी प्रोसेस होता है सिलेक्शन का वो क्लियर किया। एंड दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। वंडरफुल वंडरफुल। सो हैप्पी फॉर यू ओश। अच्छा, एक बात बतला ओश कि इफ somebody हैज टू सी कि लाइफ कैसी होती है फौज की, मतलब हाउ डज a 24 hour विंडो इन अ डे लुक लाइक? मतलब 24 घंटे कैसे दिखते हैं आपकी लाइफ में नॉर्मली? सी मोस्ट तो हम देखते हैं, मतलब हम लोग इतना जितना हमारा एज अ पब्लिक इंटरेक्शन होता है, जो आप देखते हो कि एक बेसिक डिसिप्लिन है, एक रूटीन है, एक साइकिल है। तो ऑब्वियसली इट डज स्टार्ट विथ फिजिकल्स। इन द मॉर्निंग आपकी पीटी होती है, विच कैन डिपेंड 5:30 या 6 o'clock के आसपास आपकी पीटी होती है। उसके बाद आप फ्रेशन अप वगैरह होने जाओगे, चेंज वगैरह करोगे इनटू योर यूनिफॉर्म। उसके बाद यूजुअल ऑफिस होता है, ट्रेनिंग होती है। इट डिपेंड्स, मतलब रोज़ का शेड्यूल आपका ट्रेनिंग इंक्लूड करता ही करता है एवरी डे। उसके बाद आपका एक बीच में मिड लंच ब्रेक होता है, थोड़ा आप जाके फ्रेशन अप वगैरह करके वापस आएँ। फिर इवनिंग में गेम्स होते हैं विच इज़ अ कंपल्सरी इवेंट टू अटेंड। उसके बाद आपका ऑफिस होता है, या कोई अगर ट्रेनिंग इवेंट है तो वो कंडक्ट होता है। यूजुअली इवनिंग में ज़्यादातर ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद यू ब्रेक ऑफ फॉर द डे। अगर कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है या कल कुछ इमिजिएटली है नहीं आपके पास जो कल के लिए केटर करना है, तो दिस इज़ वॉट बेयरली इंटेल्स द डे। और उसके बाद जनरली लोग पीपल सिट टुगेदर, क्योंकि आप पूरे दिन के काम करने के बाद एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं बैठ के। तो कभी लोग आपस में बात करने के लिए बैठते हैं। एंड उसके बाद हाँ, दिन खत्म हो जाता है, डिनर वगैरह, और उसके बाद जो आप करना चाहें उसके बाद अगले दिन की तैयारी इट गोज़ बैक। कोई एक स्टैंडर्ड रूटीन नहीं है, लेकिन हाँ, मोटा मोटा दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन अ डे। वंडरफुल वंडरफुल। बहुत अच्छे। सो मतलब अगर एक मतलब, सो आई रिमेम्बर, बट फॉर ऑल आवर बडीज आउट हियर, 10th 11th 12th में जब वो सोच रही थी कि कुछ करना है, तो क्या घर से ही इन्फ्लुएंस था फौज में जाना है? पहले से ही सोचा हुआ था कि जर्नी में चलते चलते यू थॉट कि यार इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, या कैसा ऑप्शन और कोई मिल नहीं पाएगा, या लाइक व्हाट डिड यू डू? मतलब हाउ वाज योर जर्नी 10th 11th 12th देन कॉलेज? What is your background education for all our viewers here? सी मैं डेफिनेटली ये नहीं बोलूँगी कि बचपन से ही मुझे फ़ौज में जाना था, बिकॉज तुमको पता है, यू सीन मी। मैं एग्जैक्टली बचपन से वो नहीं थी कि बस मुझे फ़ौज में ही जाना है एंड दिस इज़ ऑल दैट आई वांट टू डू। बचपन से वो रुझान नहीं था या इतना इंटरेस्ट ऑलवेज नहीं था।
हाँ, एक हल्का इंटरेस्ट था, लेकिन ये करियर स्पेसिफिकेशन नहीं थी कि मुझे यही करना है और मैं यही करूँगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, जैसे 10th 12th 11th मेरा बायो का बैकग्राउंड है, सो मैंने पीसीबी किया है, साइंसेस, क्लास 12 तक। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस किया है, बिकॉज ये तो मुझे था कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है। उसमें अब किस एग्जैक्टली फेज में मुझे स्टेप इन करना है, वो मैं उस टाइम पे फिगर आउट कर रही थी। बट मेजरली ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स देखे और मल्टीपल एवेन्यूज़ के बारे में पढ़ा। और मुझे लगता है कि कहीं भी स्टेप इन करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं आपके पास, उनके बारे में रिसर्च करें। तो ग्रेजुएशन में मेरे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट थे, तो एक नेचुरल एज मेरे लिए क्रिएट हुआ, क्योंकि सारे यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ह्यूमैनिटी बेस्ड सिलेबस ज़्यादा है। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये ज़्यादा है रादर देन साइंसेस। तो एक बार जब मैंने वो रिसर्च किया कि अच्छा क्या एवेन्यूज़ हैं, किस तरह से आप जा सकते हो, क्या वर्क कल्चर है, किस किस चीज़ों में विमेन स्टेप इन कर सकती हैं, एक बार जब वो मैंने थोड़ा रिसर्च किया 12th के एंड में और अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, तब मैंने उसके बाद मन बनाया है कि अब मैं ये एग्ज़ाम्स देना चाहूँगी। मतलब ऐसा बैठे बैठे तो लगता है कि ठीक है यार, हो गया, बट इसके लिए बहुत तगड़ी स्ट्रगल है। सो मतलब इफ आई हैव टू से कि सबसे ज़्यादा ट्रबलसम टाइम कब था जब यू वर वेरी डाउटफुल कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बिकॉज एज आई रिमेंबर यू ट्राइड गिविंग इट, बहुत बारी अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। सो पहली बार कैसे फाइंड किया अपने अंदर वो आदमी, वो पर्सन जो परसिस्टेंट रहे, और मतलब कभी ना कभी डाउटफुल हुए आप? सी अगेन, अब इंडिया इतनी ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है कि अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी हैं तो इट डज़ नॉट गारंटी कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, स्पेशली एक क्लास ए गवर्नमेंट जॉब। तो आप कभी भी 110% या 100% श्योर नहीं हो सकते जब आप एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट कर रहे हैं। एंड फॉर दी एंट्री, या जिस एग्ज़ाम को मैंने लिखा था उसमें लड़कियों की सीट्स बहुत कम होती हैं। तो जब मैंने इनिशियली एग्ज़ाम दिया था तो गर्ल्स की सीट्स बहुत लिमिटेड थी। तो एक वो चैलेंज ऑलरेडी था कि इवन दो मैं एग्ज़ाम क्लियर कर गई थी, मेरा रिकमेंडेशन भी हो गया था मेरी फर्स्ट ही अटैम्प्ट में, लेकिन क्योंकि गर्ल्स की सीट्स इतनी कम थी कि मैं मेरिट क्लियर नहीं कर पाई थी। तो इवन दो मैं अपना रिटर्न क्लियर कर रही थी, मैं अपना इंटरव्यू क्लियर कर रही थी, पर मैं फाइनल मेरिट में रह जा रही थी। तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं ऐसा क्या और करूं जिससे सिचुएशन बेटर हो जाए, मैं क्या ऐसा और पुट इन करूं कि जो थोड़ा बहुत रह जा रहा है वो पुश थ्रू हो जाए। लेकिन फिर भी आप कभी सर्टेन नहीं हो सकते हो, क्योंकि मैंने ओवर पीरियड ऑफ 3 years 3 साल तक मैंने एग्ज़ाम दिया, हर बार मैंने रिटर्न क्लियर किया, 4-5 बार मैंने इंटरव्यू क्लियर किया, लेकिन कभी ऐसी गारंटी नहीं थी कि आप हमेशा ही, या मतलब आप निकल ही जाओगे। तो अनसर्टनिटी का फेज तो ऑब्वियसली था बीच में। और शुरू में मैं बस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, एग्ज़ाम दे रही थी, लेकिन एक बीच में वो फेज़ आया जब मुझे लगा कि मुझे पर्सनली भी ब्रेक चाहिए और मैं एक ही चीज़ पे 100% बैंक अपॉन नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी कैपेबिलिटी का कोई इश्यू था, मैं एग्ज़ाम भी क्लियर कर रही थी। तो मुझे लगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करूँ। तो दैट इज़ व्हेन मैं जेवियर्स गई और मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, एंड साइड बाय साइड मैंने एग्ज़ाम भी दिया। तो एक वो फेज़ तो ऑब्वियसली था जब मैं श्योर नहीं थी बहुत, और ऑब्वियसली बात है एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिकली जब आप अपने करियर की तरफ तैयारी कर रहे हो तो आप सारे बैलेंस करते हो, अपना जो प्रोज है कॉन्स है सब देखते हो आप कि क्या मेरे लिए काम कर सकता है, क्या ये काम नहीं करेगा तो मुझे क्या करना चाहिए। एक टाइम के बाद आपको वो तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो एक फेज़ ऑब्वियसली था बीच में जब मुझे लगा कि मुझे ऑल्टरनेट भी देखना चाहिए, मतलब आप बिल्कुल अंधों की तरह एक ही जगह पे पूरे टाइम के लिए फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एंड में आपको नहीं मिला, गॉड फॉरबिड, किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप लास्ट में 3 या 3.5 4 साल जितने भी आपने स्पेंड किए, वो साल स्पेंड करने के बाद खाली हाथ बिल्कुल नहीं बैठ सकते हो। तो आपको खुद के लिए इंश्योर करना है कि अच्छा मैंने 1 साल पूरा मेहनत की, 2 साल पूरा मतलब
मतलब अनडिवाइडेड अटेंशन देकर एक ही चीज़ पर बिल्कुल उसी पे ध्यान देते हुए मेहनत की, बट क्या उसका रिजल्ट वो एग्जैक्टली निकल रहा है? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये सिर्फ आपकी तैयारी पे आपका क्लियर होना डिपेंड नहीं करता, साथ वाला कैसी तैयारी कर रहा है, किस लेवल की तैयारी कर रहा है, किस लेवल का कंपटीशन है आपके आसपास, ये काफ़ी रिलेटिव है। सिर्फ मेरे पे डिपेंड नहीं करता कि मैं कितना स्कोर करती हूँ, पर अगर मेरी साइड वाला मुझसे ज़्यादा स्कोर कर रहा है तो मेरी बेस्ट मेहनत भी फेल हो जाएगी। ट्रू। ये रियलिटी है। मतलब आपको दूसरों की मेहनत ज्यादा बीट करनी है स्कोर से ज्यादा। हाँ, क्योंकि अगर मैं अपना स्कोर भी हर बार बीट कर रही हूँ वो भी इंश्योर नहीं करेगा कि मैं मेरिट में चली जाऊंगी। तो ये काफी सारे डायनामिक्स हैं, यही तो फिर सब ध्यान में रखते हुए आई वाज वर्किंग। तभी सोचा कि यार अब AIR 3 ले आती हूँ, एक बार ही फोड़ देती हूँ, उसके बाद काम ही खत्म हो जाएगा। नहीं मतलब वो तो आप सोच के एग्जाम नहीं देते कि इतना मतलब वो रैंक आएगा, बट हाँ मतलब तैयारी आप उस लेवल से करते हो कि आप क्लियर हो ही जाना चाहिए बिल्कुल। सो वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ओशिन यार, बहुत 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 अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग फौज में जाते हैं तो लगता है कि देश अच्छे हाथों में है हमारे। अच्छा तो अगर मेरे थैंक यू को सो मच। एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मुझे SSB या CDS का एग्जाम देना है, तो अभी वो सोच रहे हैं कि ये करना है मुझे, तो पहली चीज मतलब इफ यू हैव टू लुक बैक एट इट एंड सी कि एक बेस्ट तरीका उधर पहुंचने का क्या है, सो व्हाट विल दैट बी? मतलब क्या एक बेस्ट तरीका है टू क्लियर दीज एग्जामिनेशंस, मतलब एक बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर दीज गाइस टू अडॉप्ट? से ना इन जनरल काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज़ द वे टू गो अबाउट इट, क्या करना चाहिए कि आप वहाँ पहुँच जाएं। तो मेरा पहला तो यही सबको रहता है विच इज़ वेरी ट्रू। मतलब काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं शायद बताना नहीं चाहती इसलिए मैं नहीं बताती, बट ये काफ़ी रियलिस्टिक बात है कि मैं आपको कोई शॉर्ट तरीका नहीं बता सकती हूँ टू गो देयर। फर्स्ट ये है, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी या स्टैंडर्ड वे टू गो अबाउट थिंग्स नहीं है लाइक फॉर अदर करियर ऑप्शंस। बट हाँ कुछ चीज़ें जो आप ध्यान रख सकते हैं, जिन पे आप फोकस अगर ज़्यादा करेंगे तो मे बी चांसेस बेटर हो जाएंगे। वो चीज़ें ये हैं कि पहले तो आपको अपने सब्जेक्ट्स काफ़ी क्लियर होने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ग्रेजुएशन में स्टेप इन करने से पहले, या मे बी अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट से ग्रेजुएट कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग साइंसेस से ग्रेजुएट कर रहे हैं बट क्या पता उन्हें बाद में इंटरेस्ट हो एंड दे वांट टू ज्वाइन, तो आप ऐसा करें कि या तो आप टेक्निकल एंट्री से जा सकते हैं। दूसरा पर आप अगर एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं जिससे एवेन्यूज़ मतलब थोड़ी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, तो आप अपने सिलेबस के सब्जेक्ट्स को थोड़ा एडवांस में पढ़ना शुरू करें, क्योंकि सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से पता चलेगा आपको कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, कौन से सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ अच्छी है, किस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, सो दैट जब तक आपका एग्ज़ाम लिखने की बारी आए एक्चुअली, तब तक आप अपने स्टांस पे बहुत क्लियर हैं। कुछ लोग तैयारी शुरू करते हैं लेकिन बीच में तैयारी छोड़ देते हैं क्योंकि उनको अपने कैपेबिलिटी रियलाइज़ होती है। अब ये तो फैक्ट है कि आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हर किसी की कैपेबिलिटी होती है या नहीं वो आप खुद डिसाइड करेंगे खुद के लिए कि क्या आप उतना पुश कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है, एक डेडिकेटेड एफर्ट की ज़रूरत है। अगर ये सोचें कि इतने से पढ़ाई कर लूँ या 6 महीने में कर लूँ या 3 महीने में कर लूँ, तो हर किसी के लिए मैं कहूँगी पॉसिबल नहीं है। अगेन वो डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको सब्जेक्ट्स की कितनी समझ है, आपको एग्ज़ाम लिखने की कितनी समझ है। तो लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को उठाएं, उन्हें देखें, समझें, ये सोचने की और समझने की कोशिश करें कि एग्जामिनर क्या सोच कर वो क्वेश्चन डाल रहा है और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप पढ़ाई उस हिसाब से करें। क्योंकि आपने पढ़ाई अगर एक डायरेक्शन में करी है और क्वेश्चंस उसके बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में आते हैं, तो आपकी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग पढ़ाई करने से पहले, मतलब शुरू करने से पहले की अंडरस्टैंडिंग है, जो काफ़ी लोग मुझे लगता है नहीं करते हैं। आप डायरेक्टली हॉप ऑन कर जाते हो कि मैं किताबें खरीद लूँ, मैं ये भी कर लूँ, सिलेबस पकड़ लूँ, ये सब पढ़ना शुरू कर दूँ, वो पढ़ना शुरू कर दूँ, ये ख़त्म कर दूँ। बट ये बेसिक डायनामिक्स है जो आपको समझने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम अटेम्प्ट तो बहुत दूर की बात है, लोग डायरेक्टली सोचते हैं कि एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, पर उससे पहले का जो एक फाउंडेशन है,
मतलब ये बेसिकली आपकी नींव है, तैयारी की नींव, वो भी एग्जाम लिखने की भी नींव नहीं है ये तो ये है कि इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। तो और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक टाइम पे एक ही चीज़ को सोचें। अगर आप अभी तैयारी एक चीज़ की कर रहे हैं और सीधा एग्ज़ाम की सोच रहे हैं जो आपने शायद साल भर बाद देना है, उसको लेके स्ट्रेस कर रहे हैं, तो अगेन काफ़ी सारे डायनामिक्स आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, मतलब इतना इंस्टेंट नहीं है। और आजकल लोग बहुत ही इम्पेशेंट हैं कि अरे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। तो आप काफ़ी लोगों से पूछेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम, जैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था, पर फिर भी मैं मेरिट की वजह से नहीं गई। कुछ लोगों का एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं होता फर्स्ट में। हर किसी की अपनी जर्नी है, लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली सब ये बताएंगे कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गिव अप अगर इनिशियली ही गिव अप कर देंगे तो मुझे नहीं लगता आपको इस एग्ज़ाम की तरफ रुझान भी रखना चाहिए देने का। बहुत 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 डीप कॉन्वर्जेशंस की। सबसे अच्छा पॉइंट ओश जो मुझे लगा, जैसे हम लोग अपने ना बच्चों को ये सिखाते हैं कि अगर आप कभी भी इंटरव्यू करने जाते हैं तो इंटरव्यूअर के शूज़ में जाइए, डॉन देयर हैट, राइट, कि फिल इन देयर शूज़, और इमेजिन करिए कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा। सो वी कैन यूज दैट एनालॉजी ओवर हियर एज वेल कि आप इंटरव्यूअर जो आपका एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है, वो भी किस तरीके से सोच रहा है। सो दैट इज वेरी वेरी वेल सेड एंड इट स्पीक्स वॉल्यूम जो आपका एक्सपीरियंस है इसको अटेम्प्ट करने में एंड क्लियर करने में। सो दैट इज वेरी गुड। सो ओशिन, दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर सीरीज शो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इफ लाइक इट विल बी अ रैपिड फायर राउंड, ठीक है? आपको जो भी अच्छा लगे आप बोल सकते हो फटाफट, ठीक है? सो व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स? जस्ट नेवर गिव अप, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। वंडरफुल। वर्स्ट एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स? Don't overestimate your capabilities. Know yourself well. Okay. So if you become student for a day, how would you like to spend that day? I think I would just relax because student life was all about chilling for me. Now I can't do that so much. ठीक है. And if there is a law that you would like to bring for students, so what would that law be? I think basic, more than literacy, the sense of education. So IQ test, I think I would make it a bare minimum for everyone. Okay, wonderful. So thank you, Oshin, for those honest answers. It was a wonderful session with you. बहुत मजा आया and I'm sure जो students हमें देख रहे हैं, they understood so much more. And thank you for your time. Please continue doing your service to the nation. We are all very proud of you and we wish you a very happy life, Oshin. थैंक यू सो मच। आई होप मैं कुछ ऐसा बता पाई जिससे लोगों को हेल्प मिले एंड आई गेट टू सी समवन इन पर्सन वेरी सून who's listened to me and maybe benefited out of it. Thank you so much for having me. Take care of yourself. Bye. And good luck to everyone who's preparing. Thank you so much. Bye. Take care.